नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम ढेर सारी बातें करते हैं रियल एस्टेट के बारे में, आपके सवाल लेते हैं, उनके जवाब देते हैं और ताज़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। तो आज भी ये ढेर सारी बातें, ये अपडेट, ये सवाल जवाब, सारा सिलसिला बदस्तूर चलेगा। और आज हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब हैं, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह शुरुआत हम थोड़ा सा अपडेट के साथ करेंगे कि एक प्रॉपर्टी मार्केट में अब इस वक्त का जो समय देखें तो थोड़ा सा एक स्टैंड स्टिल टाइप का समय आ गया। एक बढ़िया मूव अभी तक आ रहा था, अब थोड़ी बहुत इम्पैक्ट, दो तीन अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं कि एक रिपोर्ट आई थिंक सिविल की रिपोर्ट थी कि जो होम लोन्स हैं उनमें Q3 फिर Q4 में थोड़ा सा एक कमी आई है, देखने को मिली है। सेल्स के नंबर हालांकि अच्छे हैं, लेकिन और अब यहां से आगे चलते हुए गर्मी के बाद मॉनसून भी आएगा, तो सब कुछ मिला जुला के पिक्चर आपको कैसी लग रही है? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ज्यादा मीठा खाएंगे आप तो फिर वो ज्यादा मीठा हो जाता है, वैल्यू खत्म हो जाती है उस मीठे की। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इसे कहते हैं कि एक ब्रेक टाइप आप ले सकते हैं। हम्म। क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा चले तो सडनली फिर काफी डाउट होना शुरू हो जाता है कि अरे इतना अच्छा सब क्यों चल रहा है। मुझे लगता है वो अपना जो बैंकिंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं उन्होंने वो काम किया है कि जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा हर चीज को रियलिस्टिक वे में रखने की कोशिश की है कि भैया हर चीज हमेशा हंकी डोरी नहीं रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, इसके चलते हुए लोगों को भी लगा कि अरे प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, थोड़ा रुकना चाहिए। और हमने वो देखा भी है, रिसेंटली आरबीआई ने एक बार अपने प्राइसेस बढ़ाए नहीं है, जो कि अपने उनके अपने इन्फ्लेशन के, रिटेल इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, लेकिन उस बार उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। तो मुझे लगता है वो एक जो जैसे आपने बोला जो रिपोर्ट आया है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में थोड़े होम लोन्स कम हुए हैं, तो उसका रीजन यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए थे, लोगों को थोड़ा सा लगा कि ये मेरे अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है। तो आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है इसका। दूसरा, मुझे लगता है मैं इसको एक अच्छा मूव भी मानता हूं, क्योंकि जब आपको फंड अवेलेबिलिटी इतना इजी होता है तो आप कई बार अपने रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आपको लगता है कि मैं ये भी खरीद लूं और वो भी खरीद लूं, और आप उसको सही तरह नहीं देख पाते। तो जो हमने एक लहर देखी थी 2006 से जो शुरू हुई थी, या 2005 से, तो उसमें क्या था कि काफी डेवलपर्स ने माल बेचा। उन डेवलपर्स का भी माल बिका जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं था, या जिन्होंने जो तेजी देख के प्लॉट्स ले लिए और माल बनाना शुरू कर दिया। तो उसमें काफी जो ग्राहक थे वो फंसे थे। तो मुझे लगता है कि वो सारे एक्सपीरियंस से अभी उसका फायदा हो रहा है। अभी जब ये होम लोन्स कम हुए तो इवेंचुअली जो सेल्स हैं, जबकि हमने देखा कि मार्च में मैक्सिमम सेल्स हुई हैं, इनफैक्ट 1 लाख का आंकड़ा भी पार हो गया था रजिस्ट्रेशन का या सेल्स ऑफ यूनिट का। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अभी अप्रैल, मई और जून में हमें देखने को मिलेगा, जो होम लोन्स कम होते गए हैं। तो उससे एक फायदा ये भी होगा कि जो प्राइजेस, जो डेवलपर्स एक बार लालच आ ही जाता है कि थोड़ा प्राइस बढ़ाना शुरू करना चाहिए, तो वो उसको रैशनल थिंकिंग करके प्राइजेस को सिमिलर उसमें रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उनके जो बाकी अप्रूवल कॉस्ट हैं काफी बढ़ गए हैं, हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि गुंजाइश है कि उसको मेंटेन किया जा सके। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यस, हाँ, थोड़ा सा स्लो डाउन हमने देखा है, बट आरबीआई के एक अच्छे मूव से और अभी थोड़ा सा अगर डेवलपर इस चीज को अच्छी तरह देखेंगे, तो मुझे लगता है आगे कोई और दिक्कत नहीं दिख रही है कि क्यों नहीं रेजिडेंशियल मार्केट या ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट अच्छा करेगा आने वाले महीनों में। जी, बढ़िया है। तो एक अच्छा आउटलुक है, स्टेबल आउटलुक है, और बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए मार्केट तो थोड़ा कूल डाउन बनता भी है। जो भी है रिपोर्ट्स वगैरह अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक आउटलुक जो यहाँ पर असलम साहब ने आपको बताया कि एक स्टेबल मार्केट हमें देखने को यहाँ से मिलता रहेगा। चलिए, इसी के साथ अब सवाल जवाब की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं अतुल यादव साहब, जो पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? नमस्ते सर। एक मेरा एक था कि मैं पुणे में सेटल हूँ क्रिकेटवाड़ी में, और ओके। मैं एक शॉप सर्च कर रहा था हम्म। कि जैसे कि मुझे रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाए। ओके। मेरा बजट 50 to 60 लाख के बीच में है। हम्म। तो ऐसा प्राइम लोकेशन में कहीं या मेरे बजट में कहीं मिल सकता है क्या, उसके बारे में जानकारी देती। और एक दूसरा था कि एक एमटीएम मार्केट मार्केट बिजवाड़ी में मैंने सर्च किया था। वहाँ थोड़ा प्राइस का इशू मेरे बजट से ज्यादा आ रहा है। क्या वहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। जरूर। चलिए, तो बढ़िया है। थोड़ा क्रिकेटवाड़ी में है पुणे में असलम साहब ये, और अब एक शॉप लेना चाहते हैं, 50 लाख का बजट रखते हैं। एक दो जगह इन्होंने देखा भी है, लेकिन थोड़ा रिस्की लग रहा है इनको, तो क्या इनके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं? हाँ, देखिए, आपका एक बजट है 50 लाख का और आप क्रिकेटवाड़ी में रहते हैं जैसे आपने बताया,
तो मुझे लगता है कि एक अगर ये आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है और जितना आपकी बातों से समझ में आया आप थोड़े से कॉन्शियस हैं कि वो रॉन्ग ना हो जाए, तो मुझे लगता है आपके लिए एडवाइजेबल यही रहेगा कि जहां आप रहते हैं उसके आसपास ही अगर आप शॉप देखेंगे, और अच्छी बात ये भी कि आपके बजट में वो शॉप उस एरियाज में मिल सकती है। मुझे लगता है कि आप क्रिकेटवाड़ी में देखिए या आप नरे में देखिए या धायरी में देखिए, या हद से ज्यादा आप कातरज रोड तक भी जा सकते हैं, लेकिन कातरज में शायद मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन नरे धारी धायरी और आपका क्रिकेटवाड़ी में ही आपको मिल जाएगा। एक दो ऑप्शन है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे परांजपे का एक वहां पे अभिरुचि परिसर है, वहां आप देख सकते हैं, धायरी में है वो। फिर एक कोड नेम कॉर्नर स्टोन है, वो नरहे में है। देन आपके क्रिकेटवाड़ी में भी सह्याद्री उत्सव करके एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे कमर्शियल आपको मिल सकता है। और लास्ट में मैं ये एक और है जो नहरे में प्रोजेक्ट है, आप वो देख सकते हैं। तो इन सब एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको आपके बजट में वहां पे प्रॉपर्टी मिल सकती है। और आई थिंक उस एरिया में काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, और अपन का एक अपना माइक्रो मार्केट है, तो इस एरिया में आपको रेंटल्स की जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी मैच हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपको बाहर और कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं तीन चार एरिया में देखेंगे तो आपके बजट में वो मिल जाएगा आपको। राइट, जादव साहब, तो आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर बता दिए हैं असलम साहब ने। जरा एक बार जाके देखिए, थोड़ा अपने हिसाब से देखिए, समझिए आपके बजट के ये ऑप्शंस हैं क्रिकेटवाड़ी और इन एंड अराउंड, और आई थिंक इन 3-4 ऑप्शंस में ही आपका काम हो जाना चाहिए। राइट, तो चलिए, ये सलाह हो गई अतुल जी के लिए, और अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास, राजकिशोर चौधरी जी जो कॉल कर रहे हैं नई दिल्ली से। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा? थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सवाल मेरा ये था कि मैं खुद के लिए एक 3 BHK प्रॉपर्टी देख रहा था नोएडा में। नोएडा या तो सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन, सारे चलेंगे क्योंकि मेरा ऑफिस नोएडा में है। मैंने इसके मेट्रो विला देखा था अभी 3 BHK, वहाँ पे मुझे 25 लाख का लास्ट वीक मुझे प्राइस मिल रहा था 3 BHK का। आई थिंक लगभग 1300 स्क्वायर फीट का साइज है वो। कितना बताया आपने प्राइस चौधरी जी? 75 लाख। 70, मुझे 20, मैंने कहा बहुत क्या है, इतना भाव नीचे कैसे आ गया? अच्छा, 75 लाख, ओके, ठीक है। तो ठीक है, मतलब somehow it was near to my budget, क्योंकि मेरा बजट भी इतना ही है, 70-80 के आसपास लेके मैं चल रहा हूँ। पर उसके अलावा मुझे लोकेशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि वो अभी भी ग्रो इतना नहीं किया है, ETA 2 वाला एरिया है। और उसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट जो कि नोएडा एक्सटेंशन में मैंने देखा, जो कि एक्सप्रेस का है, थोड़ा महंगा है वो, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। और एक वृंदा करके है। सो अगेन आई जस्ट नीड योर सजेशंस एज वेल कि क्या बेस्ट रहेगा मेरे बजट के हिसाब से फॉर माय ओन पर्पस, क्योंकि 1-2 साल में डिलीवर मिल जाए, मतलब हो जाए। ठीक है, पूछते हैं असलम साहब। तो एसके मेट्रो विला इन्होंने लिया है 75 लाख के आसपास का, लेकिन थोड़ा एरिया को लेकर इनको थोड़ा डाउट है कि अभी उतना डेवलप हुआ है कि नहीं। एक दो और ऑप्शन देखे हैं, तो या तो ये या फिर कुछ और दूसरे इनके ऑप्शन इनके बजट में नोएडा के अंदर, और ये ओपन है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, कहीं भी जा सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ले लिया है नहीं, अभी लिया नहीं है, देख रहे हैं सिर्फ। नहीं, एसके एसके एक्चुअली मेट्रो विला एक अच्छा, मतलब आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसमें इंडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, यमुना एक्सप्रेस के काफी नजदीक है, और बाकी जो की कनेक्टिविटी दूसरे से डेफिनेटली आपने सही बोला, अपकमिंग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन काम अच्छी तरह हो रहा है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके अच्छे रहेंगे। देखिए, चॉइस आपकी है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर उसके लिए आपने बात करी है तो वो अच्छी इस एरिया में अच्छा है, और आपके भाव में जो आप देख रहे हैं बजट में उसमें मिल जाएगा। क्योंकि रिसेंटली हमने एनसीआर में काफी इन्वेंट्री का ऑफटेक देखा है, तो प्राइजेस अभी थोड़े से वहां पे अप स्विंग में है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी बजट में फिट बैठता है। और क्या है कि ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, एक्चुअली 5 एकर्स में है, 4 टावर्स हैं। तो क्या होता है कि आपकी जो आगे भी इसका जो मेंटेनेंस वगैरह रहेगा वो अच्छा रहता है। लोगों का ख्याल होता है कि बड़े प्रोजेक्ट में जाना है, वो अपनी चॉइस होती है, लेकिन मोस्टली हमने देखा वो मेंटेनेंस में काफी हो जाता है। और यहाँ पर मुझे लगता है आपको ये भी देखना चाहिए कि डेवलपर्स काफी कॉन्शियस है अबाउट दिस, की उसको एक एक्चुअली पहले ही उसने प्री सर्टिफाइड रेटिंग ले ली है, IGBC की गोल्ड रेटेड है वो, तो उसका काफी फर्क पड़ता है। जब आप रीसेल करेंगे इस प्रोजेक्ट को तो वो काफी आपको उसमें फायदा होगा। और जैसे कनेक्टिविटी की बात है तो यमुना एक्सप्रेस के काफी पास है, तो उसके चलते हुए आपके दूसरे एरिया से कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरा भी जगह देखने हैं तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं।
जिसमें आप चेक चाहे तो चेक कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें अगर आप नाम के लिए बोलेंगे तो कुछ नाम है मेरे पास नोएडा के, जैसे गोर सिटी सेंटर है, आपका ट्राइडेंट एम्बेसी है, कोको काउंटी है, 99 होम्स आंगन वाटिका का है, और इसके बाद महागम माइवुड से। तो ये सब उस एरिया में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। उधर आपके बजट में आपको चेक करना पड़ेगा, मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये जो आपका प्लॉट आपने डिसाइड किया वो ये अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो राजकिशोर साहब एक आइडिया दे दिया कि जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो कैसी है। उसके अलावा कुछ एक दो ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको असलम साहब ने दे दिए हैं। काफ़ी बड़े हैं ये इलाके, बहुत वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, आपको 1-2 साल का वक्त भी आपके पास, डिलीवरी तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं आपके बजट के अंदर। अब ये है कि आपको किसी एक पे जीरो इन करना होगा। जो आपने देखा है वो भी ठीक है, और जो 1-2 ऑप्शंस अगर आप और वक्त निकाल के देख लेंगे तो ये आपके लिए चॉइस करने में आसान हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दक्षिण भारत से शुरू हुई कंज्यूमर ड्यूरेबल मेजर वी गार्ड के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत करीब 50 साल पहले रफली 1977 में कोशुसेफ चितिल्लापिल्ली साहब ने शुरू की थी ये कंपनी। और उस समय पर ये कंपनी उन्होंने 1 लाख रुपए की जो पूंजी अपने फादर से ली थी उसके साथ शुरू की थी। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो उन्होंने अपने घर से जुड़े हुए एक 400 स्क्वायर फीट के एक गैरेज के अंदर की थी, और शुरुआती कारोबार में उनके साथ महज 4 लेबर थे जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे इस कारोबार को उन्होंने एक्सपैंड किया। वी गार्ड का शुरुआती बिजनेस जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो गांव में जहां से उन्होंने कामकाज शुरू किया तो उस गांव में काफ़ी बिजली को लेकर फ्लक्चुएशंस होती थी, और उस फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए उन्होंने वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ शुरुआत की, और धीरे धीरे वोल्टेज स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ती गई, और उसी के साथ ही कंपनी का कारोबार ही बढ़ता गया, और अलग अलग कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र के अंदर कंपनी एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि वी गार्ड ने अपने कारोबार को शुरू करने के 23 साल बाद एक और सेगमेंट के अंदर एक्सपैंड किया, जिस सेगमेंट में एम्यूजमेंट पार्क आप मान के चल सकते हैं। दरअसल कंपनी की ही एक और जो ग्रुप की एक और जो सब्सिडरी है या फिर कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है, वो वंडरला पार्क के नाम से ऑपरेट करती है, जो कि चितिल्लापिल्ली साहब के दूसरे बेटे ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका जो शुरुआती नाम था वो था वेगा लैंड, जिसके साथ इन्होंने शुरू किया था। बाद में इसका नाम बदलकर वंडरलैंड रखा गया, और इसके पीछे भी एक बड़ी अहम कहानी है, जहां पर जो कंपनी के चेयरमैन साहब हैं उनको घूमने का काफ़ी शौक था। तो एक समय पर वो घूमने गए विदेशों में, जहां उनको एक कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया, किस तरह से डिज्नीलैंड के अंदर या अलग अलग एम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर उनको भीड़ दिखी। तो उनको लगता है कि इसी तरह का एक एम्यूजमेंट पार्क जो कि वर्ल्ड क्लास एम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए, वो भारत में ही बनने की ज़रूरत है। तब उन्होंने आकर इसकी शुरुआत की दक्षिण भारत में, और धीरे धीरे वो वेगा लैंड, फिर वेगा लैंड से वंडरलैंड बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि ग्रुप में कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं या उनकी वाइफ जो है, उनका भी एक कारोबार है, और वो हौजरी कारोबार के अंदर मौजूद है, जो कि वी स्टार क्रिएशन के नाम से है। और साथ ही साथ ये मेल फीमेल हौजरी के अंदर कामकाज करता है, और साथ साथ उनके कई सारे रिटेल आउटलेट्स भी हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कोशुसेफ चितिल्लापिल्ली साहब ने अपनी एक किडनी भी डोनेट की है, और ये समस्या जब उनको दिखी बाकी तरफ होते हुए, तब उन्होंने अपनी वो किडनी डोनेट की, और वो डोनेट की एक ट्रक ड्राइवर को, जिसको वो जानते तक नहीं है। और इस तरह से उन्होंने कई सारे नोबल कॉज भी किए हैं, और अपने जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा वो कामकाज करते हैं। और अभी वो 70 साल के हैं, लेकिन पूरी तरह वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब बने हुए हैं फ्रॉम एनोरॉक। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सत्येंद्र यादव नोएडा से फिर एक और कॉल है हमारे पास। यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या रहेगा आपका सवाल? धन्यवाद। मैंने 2018 में एस पार्क में सेक्टर 150 नोएडा में एक फ्लैट बुक किया था जी। उसको अभी रेडी फॉर पोजीशन हो गया है। बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये मालूम करना है कि ये अपनी सेट हो चुका है या मैं कुछ दिन के लिए और होल्ड करूं इसको। तो आपने बेसिकली इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया था? करेक्ट, इन्वेस्ट के लिए लिया था, इन्वेस्टमेंट के लिए।
चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया और वो पोजीशन रेडी भी है, तो ये सबसे पहले तो आपको बधाई। अब आप ये चाहते हैं कि इसको रखें या बेच दे, जरूर इस पर अब बात करते। तो एस पार्कवे का ये प्रोजेक्ट था सेक्टर 150 नोएडा में, कुछ 60 लाख रुपए, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ कीमत इसकी? ठीक है, करेक्ट जी, 60 लाख रुपए में असलम साहब इन्होंने लिया था। अब ये चाह रहे हैं कि क्या क्या भाव इन्हें मिल सकता है, कितना अप्रिशिएट हुआ है, और रुकना है या निकल जाना है? देखिए, मुझे लगता है आपने लिया है, कब, किस ईयर में लिया है आपने? यादव साहब, कब लिया आपने? ये 2018 में बुक किया था। 20 नहीं, 2018 आपका मतलब है? हाँ, 2018 में। 2018 में आपने बुक किया था, और अगर आप बता पाए किस कीमत पर बुक किया था? 60 लाख पर। अच्छा, 60 जो आपने भेजा है। जी सर, 2018 और 60 लाख रुपए में इन्होंने बुक किया था, और अब पोजीशन रेडी है। देखिए, अभी उस एरिया में जो रेट चल रहे हैं अराउंड 5000 टू 6,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और प्रोजेक्ट का, आपका डेवलपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और प्रोजेक्ट की क्या एमिनिटीज है, कनेक्टिविटी क्या है। आई थिंक ये सेक्टर 150 का अच्छा प्रोजेक्ट है। शहीद भगत सिंह पार्क जो है उसके एकदम पास है, मतलब 40 एकड़ आपको पूरा व्यू मिलता है। कॉर्नर का ये प्लॉट है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, अराउंड 11 एकर्स में है, और 11 टावर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। अब इसकी जो कनेक्टिविटी है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से काफी पास है। तो मुझे लगता है कि आपके और आपका जो मेट्रो का काम काफी अच्छा चल रहा है ऑलरेडी, आपके पास 148 में मेट्रो है, तो इतना दूर भी नहीं है जिससे कि आप दूसरे एरिया में कनेक्ट कर सकें या ट्रैवल कर सकें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं है और कुछ इन्वेस्टमेंट का आपके पास कोई और अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ फायदा दिख रहा है, तो आप इसे होल्ड करेंगे और 2-3 साल तो एक आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि अभी एनसीआर का पूरा मार्केट काफी हॉट अप है, और काफी इन्वेंट्री, जैसे आज की हम देख लें तो काफी क्वेश्चन नोएडा और ग्रेटर नोएडा से ही आ रहे हैं। तो उस एरिया में काफी अभी गर्मा गर्मी है, और मुझे लगता है कि जो मार्केट इंप्रूव हुआ है उस पूरे एरिया में, तो जो इंटरेस्ट है एनसीआर मार्केट में आने का आपका नॉर्दर्न साइड के सारे स्टेट से, तो वो काफी अच्छा है, और फ्यूचर में मोमेंटम मुझे लगता है वो रहेगा। तो आप अगर उसको होल्ड कर सकते हैं 1-2 साल और, तो आपको इससे बेटर डिसीजन मिल जाएगा। राइट, यादव साहब, तो यही सलाह है, और ये सही सलाह है कि आप अगर 1-2 साल और रुकते हैं तो आपको फिर ये बढ़िया, अभी तो देखिए लगभग एट पार विद योर रेट है, लेकिन अगर 1-2 साल रुकेंगे तो आपको फिर ये, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का उठाव आया है इस वक्त पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो फायदा आपको मिलता नजर आएगा। सप्लाई भी है इस एरिया में अच्छी खासी, इसलिए शायद ये भाव उतने नहीं बढ़ते हुए अभी आपको दिखे, लेकिन 1-2 साल रुक पाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, यादव साहब के लिए हो गई सलाह। अब गौरव गुप्ता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, गाजियाबाद। आज काफी एनसीआर से सवाल आ रहे हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, हाँ जी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक फ्लैट है 1080 का, हाँ जी, जो कि मैंने 2017 में एज ए इन्वेस्टमेंट लिया था। अब मैं उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ 3 BHK में, एटलीस्ट 2100 या 2000 स्क्वायर फीट में, ओके। रेडी टू मूव इन सेम लोकेशन या फिर सिद्धार्थ विहार। तो उस पर कुछ सजेस्ट करें, क्या प्रोजेक्ट जो बेटर हो? जी जरूर। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी लाइन पे सवाल है असलम साहब, बस ये है कि ये खुद के लिए उसे अपग्रेड करके एक दूसरा लेना चाहते हैं इसे बेचकर, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है। जैसे हमने अभी पिछले जो कॉलर थे उनको भी यही एडवाइस किया कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही बेचिए। ये प्रूव करता है विपिन जी की काफी वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग इस तरह के काफी लोग हैं जो 2 BHK से 3 BHK जा रहे हैं, या 1 BHK से 2 BHK जा रहे हैं, तो उससे चर्निंग हो रही मार्केट, और वो अच्छा है एज अ मार्केट के लिए। सो मुझे लगता है इनका डिसीजन भी ठीक है, बिकॉज ये राइट टाइम है। इस टाइम प्राइजेस फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगी, तो ये राइट टाइम है कि आप 2 BHK से निकल के 3 BHK में अपग्रेड कर लें सॉरी। सो उसमें कुछ आपको दोनों, सिद्धार्थ विहार और इधर में दोनों के ऑप्शन दे देता हूँ। एक्चुअली पिछले कॉलर्स को हमने ग्रेटर नोएडा के भी दिए, वही रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे हैं। तो सिद्धार्थ विहार में आप प्रति ग्रैंड सिटी में कर सकते हैं, या गौर सिद्धार्थम करके एक प्रोजेक्ट है वो देख सकते हैं। पीवीडी का मानसरोवर पार्क है वो भी अच्छा है, और सारे का एक एबनी ग्रीन्स है, वो सिद्धार्थ विहार के आसपास उस एरिया में है। अगर आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देखना है तो गौर सिटी सेंटर है, ट्राइडेंट एम्बेसी है, कोको काउंटी है, आपका 99 होम्स आंगन है वाटिका का, और महागुन माईवुड्स है। ये थोड़े नाम ऑफ हैंड से जो मतलब हम आपको अभी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट काफी बड़ा है सिद्धार्थ विहार के पास।
भी, और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन का, मुझे लगता है आपके पास एक अच्छा कॉर्पस है, बाय बिकॉज आपके पास 2 BHK ऑलरेडी, इसे आप सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें आप डिसीजन फास्ट लेके आप मूव कर सकते हैं। थोड़ा और मेहनत करेंगे, हमने जो ऑप्शन दिए उसके अलावा भी, तो आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे जो रेडी टू मूव इन होंगे। चलिए, तो गौरव साहब पहले तो बधाई। चलिए, आपका ये घर आपको मिला और अब आप एक अगले घर की तरफ जा रहे हो। जैसा असलम साहब भी बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मार्केट के अंदर एक्टिविटी है, लोग पहले एक घर ले रहे हैं फिर उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ये, निवेशकों के लिए भी, घर खरीदारों के लिए भी, इनफैक्ट पूरे मार्केट के लिए। चलिए एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना की, ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है, और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में, यानी 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है, और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था, और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम यहाँ पर कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर चर्चा। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, असलम साहब हमारे साथ बने हुए। कुछ ईमेल्स ले लेते हैं हम। रोहित मूंगा साहब ने बंगलुरु से ये मेल हमें भेजा है। एल्डिको अरण्या, पंचकुला, पंजाब में, मोहाली के आसपास, इसे लेना चाहते हैं। इसका साइज बड़ा है, जैसे वहाँ पे फ्लैट बनते हैं 2000 स्क्वायर फीट का, और करीब 80 से 90 लाख की ये प्राइस के बीच में है। पोजीशन की डेट फिलहाल इसमें नहीं है। तो ये प्लॉट है, इसमें निवेश में 5 से 7 साल में अप्रिसिएशन के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो सर, एल्डिको अरण्या पंचकुला में है, ये 2000 स्क्वायर फीट का साइज है प्लॉट का, और इनको एक आउटलुक चाहिए 5 से 7 साल का पर्पस है इनका इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है काफी सेंसिबल एक्चुअली उनका रिक्वायरमेंट भी है, और 5 से 7 साल जब भी आप बोलते हैं तो उसे लगता है कि हाँ आपने अपना होमवर्क किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो पंचकुला है वो एरिया अपने आप में एक्चुअली
चंडीगढ़ या मोहाली का ऑफशूट है, क्योंकि वो एरियाज अपना काफी अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली पंचकुला पहले होना चाहिए था, लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन अभी पंचकुला का टाइम जैसे हम बोल सकते हैं आएगा। एल्डेको अपने आप में एक अच्छा डेवलपर है और रिनाउंड है उस एरिया में, अच्छा काम करते हैं वो लोग और ट्रस्टवर्दी हैं। तो सेक्टर 16 में अर्बन कॉम्प्लेक्स 2 मतलब उसका लोकेशन इसको बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 13.8 एकड़ में ऑलरेडी बना हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे, आप ऐसे कह सकते हैं, सॉरी यमुना एक्सप्रेसवे कह रहा हूँ, कि चंडीगढ़ और आपका मोहाली पंचकुला एक साइड हो जाता है इस प्रोजेक्ट से, और आपका यमुनानगर एक साइड हो जाता है। तो लोकेशन वाइज एक अच्छा है, और जो इंटरेस्ट है लोगों का वो फ्यूचर में कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ या पंजाब के दूसरे शहरों से जो एक जिनका बिजनेस सेटअप है चंडीगढ़ में, मोहाली या पंचकुला में, वो उस एरिया में अभी काफी खरीद रहे हैं। तो उस चक्कर में इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट भी हो रहा है और डिमांड काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है अगर आप 5 से 7 साल का होराइजन रखते हैं तो काफी फ्यूचर ब्राइट लगता है इस एरिया का, और एप्रिसिएशन के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल इसकी कनेक्टिविटी विद अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब या फिर दिल्ली या NH24 से, वो भी एक एडेड एडवांटेज है। तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली इसमें मूव कर सकते हैं। चलिए, तो रोहित जी, आई होप कि जब आप ये कार्यक्रम सुनेंगे तो आपको आपकी जो राय चाहिए थी, जो सलाह चाहिए थी, वो मिल जाएगी। आपके लिए यहाँ पर हरी झंडी है, बिल्कुल आप मूव इन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक नजर आ रही हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन जाने से पहले असलम साहब हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक ताज़ा अपडेट हमें रियल एस्टेट मार्केट का दिया। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। और इसी के साथ आप लोगों से भी हमेशा की तरह निवेदन कर दें पहले कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहें। आप थोड़ा डिटेल डाल दें, फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दें, ताकि कोई और सूचना हमें आपसे चाहिए तो वो हम आपसे ले लें। कोशिश यही रहती है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सलाह, रियल एस्टेट से जुड़ी हर समस्या का समाधान ज़रूर लेकर आएँ। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।